Assalamu alaikum everyone. This is chapter number 6 and now we will study about inventory in detail. अच्छा, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहीं से ही शुरू कर दें बात करना कि ये अकाउंटिंग साइकिल तो हम पढ़ चुके हैं, अब आ गया ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल में आप देखिएगा होता ये कि आपका कैश है। ठीक है, जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है। ठीक है, इन्वेंट्री जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं और मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। तो हम ये क्यों खरीदते हैं? हम ये इसलिए खरीदते हैं ताकि हमें इसको सेल करें। ये बॉट फॉर सेल वाला एसेट होता है आपका, बॉट फॉर सेल वाला। ठीक है, बॉट फॉर सेल वाला एसेट होता है आपका। और ऑब्वियसली जब आप उसको सेल आउट करते हैं, जब आप उसको सेल करते हैं तो हम अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो सेल हम इनको क्रेडिट पे करते हैं, और जब क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वी ऑल नो कि अकाउंट रिसीवेबल बनता है। और अकाउंट रिसीवेबल से हम पैसे ले लेते हैं तो कैश हमें मिल जाता है, और फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट होता है। ठीक है, कैश से हम परचेज करते हैं इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को हम सेल करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे देखिएगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। यहीं पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज़ को, जनरल मोटर्स है, आईबीएम है, बोइंग एयरक्राफ्ट है, ये सब क्या हैं? ये सब बिजनेसेस हैं, और मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस हैं। मुख्तलिफ तरह से का मतलब ये है कि यहाँ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कोर्स है, तो यहाँ पे आपको ये इन्वेंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, और तीन तरह के बिजनेस आप इसमें देखेंगे कि उसमें इन्वेंट्रीज किस किस तरह से हो सकती हैं। एक तो है जी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है ट्रेडिंग, और तीसरा है सर्विसेज का। इन तीनों में इन्वेंट्रीज किस किस तरह की होती हैं वो देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई चीज़ जो है वो पूरी मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी एग्जांपल हम ये ले लें, मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल, वो भी तो इन्वेंट्री है ना। अगर आपने चीनी बनानी है तो इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल उसके लिए क्या होगा? शुगर केन, गन्ना, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन जो होगा वो इसके लिए रॉ मटेरियल होगा। फिर आप करेंगे जी शुगर केन को ग्राइंडिंग करेंगे, उसको उसको उसकी शक्कर वगैरह आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, यहाँ लिख लूँ, ये तो वो वर्क इन प्रोग्रेस होगा आपका। जो मैंने WIP लिखा है ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, और वर्क इन प्रोग्रेस के बाद, ग्राइंडिंग के बाद, जब आप उसके क्रिस्टल्स वगैरह बना लेंगे, उसको फाइनल फॉर्म में लेके आएंगे, तो वो फिनिश्ड गुड्स बन जाएंगे। ठीक है, फिनिश्ड गुड की फॉर्म में आ जाएगा। फिनिश गुड की फॉर्म में आ जाएगा यानी शुगर बन जाएगी प्रॉपर वो। और ये जो फिनिश गुड है आपकी, ये रेडी टू सेल होती है। ठीक है, रेडी टू सेल आइटम होती है आपकी। अब आप इसको बेच सकते हैं सीधा। ठीक है, अब ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में आपकी अक्सर जो है वो एक ही फॉर्म होती है, फिनिश गुड की फॉर्म में ही इन्वेंट्री होती है आपकी। ठीक है, जैसे शुगर हमने किसी एक होलसेल मार्केट से खरीदा और आगे बेच दिया। ठीक है, फैक्ट्री से खरीदा और आगे किसी रिटेल मार्केट में बेच दिया। अभी मैं रिटेलर और होलसेलर पे भी बात करूंगा। तो इसके ट्रेडिंग ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है? फिनिश्ड गुड पकड़ता है, कहीं से खरीदता है और आगे कहीं सेल कर देता है। और या अब सर्विसेज की बात आती है तो सर्विसेज में इन्वेंट्री नहीं होती। ठीक है, जैसे टीचिंग है या कोई इस तरह का बिजनेस है जो सर्विसेज रिलेटेड है, तो उसमें आपकी इन्वेंट्री नहीं होती, नो इन्वेंट्री। ठीक है,
इसमें एसेट्स आपके हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है अगर, तो उसके पास इन्वेंट्री नहीं होगी कोई, लेकिन सपोर्टिंग एसेट्स होंगे, जैसे इक्विपमेंट वाले जो हैं, जिसमें आपका ये प्रोजेक्टर वगैरह हो गया, लैपटॉप्स हो गए, जिसमें आप अपने लेक्चर्स वगैरह रखते हैं चीज़ें। तो सपोर्टिंग एसेट्स तो होंगे, लेकिन आपके पास वो सारे के सारे आपके आपकी इन्वेंट्री नहीं होगी वो, ठीक है, या आपका सर्विसेज के बिजनेस में। तो ये तीन चीज तरह की आपकी जो है वो इन्वेंट्रीज हैं। तो इसका एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसी इसी पेपर के अंदर, अगर हम कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वेंट्रीज द फॉलोइंग बिजनेसेस may have। ठीक है, फॉलोइंग बिजनेसेस कह लें, फॉलोइंग इंडस्ट्री भी लिख सकता था मैं यहाँ पे। तो मैन्युफैक्चरिंग पहला है, हमने पढ़ लिया वो। दूसरा ट्रेडिंग है, और तीसरा, बल्कि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो तीन सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस कौन से थे आपके, वो हमने अभी देखा। इसको दोबारा स्क्रॉल अप करता हूँ मैं। ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज। तो ये जो है आपका, अब हमने बात करनी है रिटेलर और होलसेलर की, या बल्कि मैं इन्हीं तीनों की इनकम स्टेटमेंट, चलो मैं उस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं रिटेलर और होलसेलर पे बात कर लेता हूँ। रिटेलर क्या होता है आपका? रिटेलर वो शख्स होता है, बल्कि वो शख्स नहीं, वो दुकानदार होता है। मैं सप्लाई चेन से चलो समझाता हूँ आपको। ये सप्लाई चेन वाली हमने पूरी लाइन बना ली है। एक फैक्ट्री है दूर दराज के इलाके में, फॉर एग्जांपल ये कुछ सेकंड टीयर सिटी ले लेते हैं, जैसे चलो जेलम है। तो जेलम में एक फैक्ट्री है, ठीक है, वहां से चीजें बनी, माल बना। तो वहां से चीज निकल के आई रवात में। ठीक है, रवात में जो है वो क्या होगा, मतलब जिस बंदे ने, जो रवात में जब चीजें कैसी आई होंगी, यहाँ पे किसी बंदे ने जेलम से चीजें खरीदी होंगी, राइट। तो रवात में जो है वो हमारा कस्टमर है, उस फैक्ट्री का कस्टमर होगा रवात में, ठीक है। और अब क्या होगा कि ये माल आगे जाएगा और पिंडी पहुंच जाएगा, रावलपिंडी। तो पिंडी में जो बंदा है वो कस्टमर है, जिसने रवात से चीजें खरीद ली हैं, ठीक है। अब पिंडी से वो चीज जाएगी आगे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में बंदा है, उसने पिंडी से माल खरीद लिया है, ठीक है। तो अब बताने का मकसद ये है कि ये देखें, चीज बनी है आपकी फैक्ट्री में, लेकिन कितनी मार्केट से होती हुई आ रही है। अब यहाँ फैक्ट्री में चीज बनी होगी $10 की, तो ये पहुंची रवात में आगे, तो ये 11 की होगी। क्यों? क्योंकि रवात वाला जो है, जब उसको खरीदेगा, इसने आगे बेचना है ना उसको, तो ज़ाहिर है अपना कट तो रखेगा बीच में। तो $1 का इसने अपना कट रख लिया। पिंडी वाले ने फिर रवात से जब खरीदा, फिर उसने अपना कट रख लिया। कहने का मकसद ये है कि ये जो दरमियान में लोग हैं ना, कस्टमर्स, ये वाला कस्टमर, ये कस्टमर, ये भी कस्टमर है, अब यहाँ पे भी पहुंचा तो ये भी कस्टमर है, इसने भी अपना कट रख लिया। तो ये वाले जो कस्टमर्स हैं आपके, रवात वाला, पिंडी वाला, इस्लामाबाद वाला, ये सब आपके ट्रेडर्स हैं तो कस्टमर्स ही, लेकिन ट्रेडर्स हैं, इन्होंने कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीदा। ये एंड यूजर्स नहीं है, ये खुद खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं ले रहे। ये तिजारत की गर्ज से ले रहे हैं कि खरीदेंगे, कस्टमर्स हैं, और आगे बेच देंगे, ठीक है। रवात वाले ने जेलम से खरीदा, पिंडी में बेच दिया, पिंडी वाले ने रवात से खरीदा, इस्लामाबाद में बेच दिया। और इस्लामाबाद वाले ने क्या किया कि इस्लामाबाद वाले ने, जिस तरह ये एंड यूज़र हैं, हम लोग हैं, ठीक है, एंड यूजर, वो उसने वहां से दुकान से खरीदा और कंज्यूम कर लिया। ठीक है, कंज्यूम कर लिया, खा लिया, चीज खाने की चीज थी तो खा पी लिया उसको, कंज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो एंड यूजर है वो है तो कस्टमर, लेकिन वो कंज्यूमर भी है साथ। जो बंदा कस्टमर हो और साथ उस चीज को, अपने लिए चीज को ले रहा हो, खाने पीने की या इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए, तो वो कस्टमर तो होता ही है, लेकिन वो कंज्यूमर भी होता है। ठीक है, कंज्यूमर भी वो साथ होता है। तो हर जो कंज्यूमर है वो कस्टमर होता है, लेकिन हर कस्टमर कंज्यूमर नहीं होता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कस्टमर्स थे वो आपके ट्रेडर्स थे, ठीक है। तो अब देखो ना,
जितने लोग बीच में आ रहे हैं, ये फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के बाद ये पहली मार्केट, दूसरी दूसरी मार्केट, तीसरी मार्केट, ये दरमियान में जो लोग आ रहे हैं रवात में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, ये सब इंटरमीडियरीज हैं। दरमियान के लोग हैं, इंटरमीडियरीज हैं ये, दरमियान के लोग हैं। अब देखो जितनी ज़्यादा इंटरमीडियरीज होंगे ना, उतनी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो आपने गौर किया होगा, जब आप फैक्ट्री से चीज़ खरीदते हो या कोई दूर दराज के इलाकों में जहाँ फैक्ट्री ज़्यादा होती हैं वहाँ से चीज़ खरीदते हो, फैक्ट्रीज के करीब जो इलाके हैं वहाँ से चीज़ें खरीदते हो, तो चीज़ें सस्ती पड़ जाती हैं। लेकिन जब आप अर्बन एरियाज में आते हो, फर्स्ट ईयर सिटीज़ में ज़्यादा ज़्यादा आते हो, तो वो चीज़ें महंगी होती रहती हैं, महंगी होके पहुँचती हैं आप तक। ठीक है। तो दरमियान में जितनी इंटरमीडिएट्स होंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो है वो प्राइस बढ़ती रहेगी। अब ये सारा कुछ समझाने का मकसद ये है कि देखो, जेलम के बाद रवात है, रवात में भी अक्सर जो लोग हैं उन्होंने अपने लिए नहीं चीज़ खरीदी हुई, अपने कंज्यूम करने के लिए नहीं ली हुई, उन्होंने आगे बेचना है उसको। तो ये होल सेल मार्केट होती है, रवात भी, पिंडी भी। अब आपको पता होगा, पिंडी में राजा बाजार है, लाहौर में शालमी है। तो वो क्या है, वो मार्केट्स हैं होल सेल में, बल्क में माल बेचते हैं वो। ठीक है। होल सेलर्स जो होते हैं ना, वो बल्क में माल बेचते होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं, प्राइसेस उनकी कम होती हैं। ठीक है। तो होल सेलर के पास से ये रिटेलर जो है, जहाँ से एंड यूज़र चीज़ खरीदता होता है, ठीक है, फ्रॉम वेयर द एंड यूज़र बाय द प्रोडक्ट, जहाँ से हम और आप बाजार से चीज़ खरीदते हैं ना, तो वो रिटेलर होता है। ठीक है। और रिटेलर कहाँ से खरीदता है? रिटेलर जो है वो होलसेलर से खरीदता है। ठीक है। रिटेलर होलसेलर से खरीदता है। रिटेलर या तो होलसेलर से खरीदता है या फैक्ट्री से खरीदता है, फैक्ट्री को भी यहाँ पे आप होलसेलर समझ सकते हैं। ठीक है। तो आई रिपीट कि जो रिटेलर है वो होलसेलर से खरीदता है, और जो हम लोग हैं वो रिटेलर से खरीदते हैं। तो रिटेलर की डेफिनेशन क्या होगी? फ्रॉम वेयर द एंड यूजर बाय द प्रोडक्ट टू कंज्यूम, ऑब्वियसली। और होलसेलर क्या होता है? फ्रॉम वेयर मैनी रिटेलर्स बाय द प्रोडक्ट्स इन बल्क। ठीक है। चलो ये भी हो गया। इसका भी क्वेश्चन आ सकता था, डिफरेंस बिटवीन, बन सकता है इसका क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर में। अच्छा, और देखिएगा आगे, इनकम स्टेटमेंट आ गई। इनकम स्टेटमेंट देखें, अभी तक तो हमने बिल्कुल चैप्टर 3, चैप्टर 4 में और 5 में भी इवन बिल्कुल बेसिक तरह की पढ़ी। बेसिक तरह में ये था कि एक आपकी इनकम होती है या रेवेन्यू होता है, जो भी आप उसको कहना चाहो, और एक आपके एक्सपेंस होते हैं जो उस इनकम को जनरेट करने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। उसके बगैर इनकम जनरेट ही नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर है तो वो जब उसकी कम्यूटेशन है, आना जाना वर्क प्लेस पे, ठीक है, फ्यूल लगता है उसका, फिर अगर वो देर तक काम कर रहा है, उसको भूख लगती है, वो खाना खाएगा, सही है, उसके एक्सपेंसेस हैं, कुछ बहुत नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं जिसके बगैर वो नहीं जो है वो इनकम जनरेट कर सकता। तो वो वाले एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे तो आपकी नेट इनकम बन जाएगी। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि सर्विस इंडस्ट्री जो है आपकी, उसमें सिंपल यही आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम और एक्सपेंस, बस ये दो ही होते हैं, और तीसरा कोई इसमें और चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन जब आपकी बात आती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, या ट्रेडिंग की, तो उसमें चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी होती है। और वो बड़ी कैसे होती है, मैं अभी बात बताता हूँ आपको, कि रेवेन्यू है जैसे, या सेल्स आप कह लो, क्योंकि ये जब आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का काम करते हैं ना, तो उसमें आप सेल्स का वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेवेन्यू भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो रेवेन्यू अगर आपका फॉर एग्जांपल है कि आपने 1,000 जैकेट्स बनाई हैं, और एक जैकेट आपकी अगर $10 की थी, दैट मीन्स कि आपने 10,000 की जैकेट्स जो हैं वो बना के बेची हैं। ठीक है। तो लेकिन ये जो आपने जैकेट्स बनाई हैं, जो 1,000 जैकेट्स आपने बनाई हैं, इसको बनाने में भी तो कोई पैसे लगे होंगे। ये तो आपने बेचा है ना, तो सेलिंग प्राइस है।
ये तो सेलिंग प्राइस है एसपी, लेकिन इसको बनाने में भी तो कोई पैसे लगे होंगे। तो उसको हम बोलते हैं, जो बनाने में पैसे लगते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जिस जो बनाने में पैसे, जो चीज़ बेची है उसको बनाने में जो पैसे लगते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आपका होगा जी 5,000। तो जब आप इसको 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आपके पास ये 5,000 ही ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक कोई डिडक्शंस ना हुई हो। ये बिल्कुल आपका प्योर फॉर्म ऑफ प्रॉफिट होता है, एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने बड़ा कुछ और माइनस करना होता है। ठीक है, ये अनडिडक्टेड प्रॉफिट होता है। तो इसमें आप और बड़ा कुछ क्या माइनस करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो अदर एक्सपेंसेस हैं। इसमें से अब आप अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। अब अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में हम लोग डाल चुके हैं बहुत सारे एक्सपेंसेस के जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लोगों की सैलरी, सैलरी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, बिजली गैस का बिल जो होता है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन वगैरह सारा, वो सारे आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं। सेलिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के एक्सपेंस है, और या फिर मार्केटिंग एजेंसी हायर की है वो उसके एक्सपेंस हैं। तो वो बड़े ज़रूरी हैं, उसके बगैर ऑपरेशंस नहीं हो सकते। तो अदर एक्सपेंस में वो सब आते हैं। जब आप वो माइनस कर लेते हैं तो आपकी फिर बनती है नेट इनकम। ठीक है। अच्छा, लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल है नहीं इसमें जितनी अभी आपको नज़र आ रही हैं। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैंने बड़े आराम से ऐसे कर दिया ना कैलकुलेट, लेकिन ये ऐसे नहीं होता होता, इतने आराम से नहीं होता। इसकी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि किस तरह कैलकुलेट होता है। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कैसे होता है? देखें, आपके जब आपने 1,000 जो है ये की सेल करनी है ना, दैट मीन्स कि आपने इसको 1,000 को बनाया भी होगा। 1,000 जो आपकी जैकेटें हैं तो ये कैसे होंगी? 1,000 जैकेटों के लिए आपको ये नहीं कि आपको 1,000 की 1,000 ही बनानी पड़ी हैं एक साथ ही। ऐसा नहीं होगा। पिछले साल का कोई बचा हुआ माल पड़ा होगा, पिछले साल की बनी हुई बची हुई कुछ जैकेट्स पड़ी होंगी आपके वेयर हाउस में पड़ी होंगी। फॉर इंस्टेंस 200 जैकेट्स आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई थी ऑलरेडी। ठीक है, तो मजीद जो परचेजेज हैं, आप 200 से तो काम पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको मजीद इन्वेंट्री में इजाफा करना पड़ेगा अपने। तो वो आप कैसे करोगे? परचेजेस के थ्रू करोगे। अच्छा चलो, ये 200 क्या होती है पहले ये तो डिस्कस करें। ये 200 आपका ओपनिंग स्टॉक है। ये पहले से पड़ा हुआ था ओपनिंग स्टॉक, 200 जैकेटें पहले ही से पड़ी हुई थी। मजीद आपने फॉर इंस्टेंस 1,100 की परचेजेस की हैं। परचेजेज आपने 1,100 की मजीद कर ली हैं, और ठीक है। तो अब आपके पास टेक्निकली वेयर हाउस में कितनी जैकेटें पड़ी होंगी? 1,300 पड़ी होंगी। ठीक है, अब किसी को अगर भेजा जाए और कहा जाए जाके चेक करके और वेयर हाउस में कितनी जैकेटें पड़ी होंगी, जैकेट्स पड़ी होंगी, जैकेटें नहीं होता कोई वर्ड, जैकेट्स होता है, कितनी जैकेट्स पड़ी होंगी? तो जैकेट्स पड़ी होंगी 1,300। कहने को सबको यही लगता है ना ऐसा ही होगा, लेकिन जब कोई जाके देख के आके फीडबैक देता है तो बताएगा जी कि नहीं नहीं, वहां पे तो 1,300 तो कोई भी नहीं पड़ी हुई, वहां पे तो सिर्फ 300 जैकेटें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये पड़ी हुई है, अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, तो मैं परेशान नहीं होऊंगा बिल्कुल भी, मैं कहूंगा सही है कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि बाकी सारी बिक गई हैं आपकी। ठीक है, 1,000 जैकेट्स आपकी बिक गई हैं। देखो, 200 आपके पास पहले से पड़ी हुई थी, मजीद 1,100 आपने खरीदी, 1,300 हो गई। और 1,300 में से 300 जो हैं वो बच गई हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है वो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 300 का है, बच गया यहाँ पे। इसका मतलब है पीछे कितनी रह गई, कितनी कितनी बिक गई आपकी? 1,000 बिकनी। पहले से माल था 200, मजीद खरीदा 1,100 का, 1,300 हो गया। अब 1,300 माल आपका है, और उसमें से 300 का बच गया है। ठीक है, और जो नहीं 300 का बच गया, इसका मतलब है कि बाकी सारा बिक गया है। ठीक है, 1,000 का आपका बिक गया है। तो ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे आता है। फिर आप क्या करते हो जी कि एक एक जैकेट पे $5 लगा था, तो आपको आपके ये 5,000 आ गए।
तो आपने आराम से 10,000 में से 5,000 माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब आते हैं जी नीचे और अगले टॉपिक पे। कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी अकाउंट में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट? अच्छा देखें, सब्सिडरी अकाउंट होता है आपका जो आम जिंदगी में हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, ऐसे हम फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी डेबिट, हम कुछ खरीदते हैं तो डेबिट परचेज करते हैं, और क्रेडिट हम करते हैं जी अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल में जिस बंदे से हमने खरीदा होता है, जिस पार्टी का हमें नाम दिया होता है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा हम करेंगे, उसमें उकावा है, ठीक है, पार्टी का नाम लिखते हैं हम। तो जो अकाउंट पेबल होता है उस पार्टी का नाम हम लिख देते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल में भी यही करते हैं कि पार्टी का नाम लिख देते हैं। दैट दैट मीन्स के अकाउंट पेबल बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही है ना, एक बिजनेस एक बंदे से तो सब कुछ नहीं खरीदता, वो तो बहुत सारे लोगों से खरीदता है। इसका मतलब है एक बिजनेस जो है वो 1,000 लोगों से भी चीजें खरीद सकता है, 2,000 से भी खरीद सकता है। तो इसका मतलब उस हर बिजनेस का के उस बिजनेस के 1,000 2,000 अकाउंट पेबल भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं। तो फिर कितना मुश्किल है कि अकाउंट पेबल सारे के सारे आप रिकॉर्ड करो। कभी बैलेंस शीट देखी है ना आप लोगों ने? मैंने खुद आपके साथ काफ़ी ज़्यादा सेशंस किए हैं बैलेंस शीट के। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो लाइबिलिटी का पोर्शन है उसके अंदर नीचे अकाउंट पेबल भी आ रहा होता है, राइट? तो अकाउंट पेबल वहां पे तो सिर्फ एक ही लिखा होता है अकाउंट पेबल, और सामने आगे फिगर बनी हुई होती है। ठीक है, वहां पे तो ये अलग अलग नहीं आ रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि सारे अकाउंट पेबल बैलेंस शीट में आ ही नहीं सकते, वो इतने ज्यादा होते हैं। जरा खुद सोच के देखिए ना कि अगर हम सारे लिखने बैठ जाएं तो क्या होगा? फिर तो हमारे पास जगह ही नहीं होगी डाटा की। फिर तो बैलेंस शीट बनाने का मकसद ही फौत हो जाएगा। क्यों भला? बैलेंस शीट हम बनाते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इतनी मुश्किल हो जाएगी उनको समझना, और आपके पास डाटा लिखने की जगह ही नहीं होगी, कि आप सड़क में निकल जाएंगे लिखने के लिए? ऑब्वियसली आपने एक लिमिटेड स्पेस में ही लिखना होता है। तो क्या करेंगे फिर आप? तो आप क्या करते हैं, इसको इस डाटा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोकावा है ना, ये ओकावा है, ठीक है, ओकावा। इस तरह से और बहुत से लोग होंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा मिटा दूं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। अकाउंट पेबल बहुत सारे हैं आपके, जिस तरह AP1 है, ये ओकावा हो गया। फिर AP2, इन सब से हमने बहुत कुछ खरीदा हुआ है। ठीक है, AP4, AP5, सब अकाउंट पेबल्स हैं हमारे। फॉर एग्जांपल AP1, इसका बैलेंस था जी 100, इसका बैलेंस था 50, इसका भी 50, इसका भी 100, ठीक है, इसका 200। तो क्या मतलब हुआ है इसका? कि टोटल आपके जो अकाउंट पेबल बनेंगे वो 500 बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से बता रहा हूं मैं। तो ये आप सारे अकाउंट पेबल्स को इकट्ठा करके एक बड़ा अकाउंट पेबल का लेजर बना लोगे। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे हैं ना आपके, जिसमें उकावा था, ये कोई और नाम का होगा, ये कोई और नाम का होगा, ये सब आपके हैं सब्सिडरी अकाउंट्स। ये सब आपके सब्सिडरी अकाउंट्स है। और ये जो बड़ा अकाउंट है आपका, ये है कंट्रोल अकाउंट। क्योंकि ये इतना सारा डाटा है सब्सिडरी का, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा इतना ज़्यादा है कि सब्सिडरी अकाउंट्स का इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसको हम एक बड़े अकाउंट में डाल देते हैं और उसका नाम हो जाता है कंट्रोल अकाउंट। ठीक हो गया? तो डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल और सब्सिडरी अकाउंट ये होता है। ये समझना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आगे जो भी हमने करना है, इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम हमने पढ़ना है, तो उसके अंदर ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, चलें पढ़ते हैं उसको। ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आ गया। आपके दो तरह के इन्वेंट्री सिस्टम है। एक है आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और एक है आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ये जो आपका है, चले मैं यहाँ लिखता हूँ, परपेचुअल इन्वेंट्री
सिस्टम। दूसरा है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल देखें, हर जो टर्म बनी होती है वो ऐसे ही नहीं बनी होती, कोई इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई वजह होती है। परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो इन्वेंट्री हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है वो लगातार रिकॉर्ड करनी होती है। जब इन्वेंट्री इन होती है तब भी रिकॉर्ड करनी होती है, आउट होती है तब भी उसको फौरन ही बुक से निकालना होता है। इसके साथ अगर दूसरी चीज देखें हम, तो ये है पीरियोडिक इन्वेंट्री। इसमें होता है कि एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में आप चीज़ों को रिकंसाइल करते हैं। ठीक है। इन होता है, इन्वेंट्री इन होती है तो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो आउट है वो आप फौरन रिकॉर्ड नहीं करते। वो आप क्या करते हैं, वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आप उसको रिकंसाइल कर लेते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको ये सारा बताता हूँ, आपको फिर समझ आएगा। ये जो पीरियोडिक सिस्टम है ना आपका, ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, इस ये क्या करता है, ये छोटे बिजनेसेस के लिए होता है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। जैसे एक बिजनेस है आपका, करियाने की कोई दुकान है। ठीक है। उसमें क्या होगा, एक बंदा उसने शॉप खोली हुई है, उसके थोड़े से साबुन उसने रखे होंगे, टिक्कियाँ उसकी गिनती में होंगी, 50 होंगी चलो। साथ जो है ना वो शैम्पू की बोतलें होंगी, उसको पता होगा इतना इतना हिसाब है। तो सारी हर तरह की जो इन्वेंट्री है वो होगी, लिमिटेड होगी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगी। तो वो सबको जमा करके बता सकता है जी मेरा मेरी ये इन्वेंट्री है सारी की सारी, ये मेरा सारे का सारा स्टॉक है। चलो इन्वेंट्री का वर्ड नहीं यूज करते, स्टॉक है ये मेरा सारे का सारा। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आराम से जब कोई चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करनी होगी, तो वो करेगा डेबिट परचेज, और क्रेडिट जो उसने उधार पे कर लिया हुआ तो अकाउंट, अकाउंट पेएबल, वो आराम से इस तरह रिकॉर्ड कर लेगा, कोई उसको मसला ही नहीं होगा। स्मॉल बिजनेस है ना। ठीक है। छोटा बिजनेस है, थोड़ी सी चीज़ें पड़ी होंगी, कंट्रोल में होंगी, वो आराम से रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस बड़ा होता है, तो उसकी जो इन्वेंट्री है वो भी कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब जैसे अगर अभी 50 साबुन की बात, टिक्कियों की बात कर रहा हूँ, तो बड़ा जो मार्ट बन जाएगा या फिर चेन ऑफ स्टोर्स बन जाएगा, फलाना ऐसे होगा, कोई भी बिजनेस ग्रो करता है, तो फिर वो 50 साबुन की टिक्कियाँ नहीं रहेंगी, फिर वो कोई 10,000 20,000 साबुन की टिक्कियाँ हो जाएंगी। फिर शैम्पू भी बहुत ज़्यादा बोतलें हो जाएंगी, जिलेट रेजर या कोई और रेजर, ट्रिम रेजर, जो भी तरह के रेजर्स हैं, वो भी फिर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री ज़्यादा होने की वजह से उनका इन और आउट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एट द एंड टैली नहीं कर सकते क्योंकि डाटा बहुत ही बड़ा हो गया। तो फिर हमें साथ का साथ टैली करना पड़ता है। हम साथ का साथ जैसी इन्वेंट्री आएगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, जब इन्वेंट्री चली जाएगी बिक जाएगी तो साथ ही उसको अपनी इन्वेंट्री से भी निकाल देंगे। ठीक है, ताकि डाटा कंट्रोल में रहे। ठीक है। और एक और बात कि उसमें चूंकि इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती हैं, तो इन्वेंट्री इकट्ठे हम मर्ज नहीं कर सकते। मतलब हम साबुन को, शैम्पू को और रेजर्स को, और इसके अलावा जो और प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम्स को, उन सबको मिला के एक एक परचेज में नहीं डाल सकते, एक इन्वेंट्री में नहीं डाल सकते। हमें सबकी अलग अलग इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि इन्वेंट्री वन, इन्वेंट्री टू, इन्वेंट्री थ्री। समझ आ रही है ना। इन्वेंट्री वन का क्या मतलब है कि ये है आपके साबुन होंगे। इन्वेंट्री टू का क्या मतलब है, ये शैम्पूज होंगे। ये इन्वेंट्री थ्री का क्या मतलब है, ये रेजर्स होंगे। इन्वेंट्री फोर का क्या मतलब है, ये क्रीम्स होंगी। ठीक है। तो मुख्तलिफ इन्वेंट्रीज आपकी बनना शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी। ठीक है। और इन सबको अलग अलग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको डेबिट परचेज नहीं आप कर सकते। फिर आपको डेबिट इन्वेंट्री करनी पड़ेगी, डेबिट इन्वेंट्री करना पड़ेगा, और क्रेडिट अकाउंट पेबल करना पड़ेगा। ठीक है। प्लीज बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि डेबिट इन्वेंट्री करने का मतलब ये है कि परपेचुअल सिस्टम में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स की करते हैं।
सब्सिडरी अकाउंट को यूज़ करते हुए करते हैं, डेबिट इन्वेंट्री होता है। जबकि हम पीरियोडिक सिस्टम में जब कोई चीज़ इन होती है, हमारी कोई नई इन्वेंट्री आती है, तो हम डेबिट करते हैं परचेज को, जो कि कंट्रोल अकाउंट है। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट को करते होते हैं। ठीक है। जब हम इन करते हैं इन्वेंट्री को, जब हम इन्वेंट्री को खरीदते हैं, तो दोनों की एंट्री सेम ही होती है। बस फ़र्क इतना है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डेबिट इन्वेंट्री होता है, वहाँ पे डेबिट परचेज होता है। क्रेडिट दोनों सेम ही होते हैं, अकाउंट पेबल ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जब हम सेल करते हैं तो फिर क्या होता है? सेल करते हैं तो फ़र्क होती हैं चीज़ें। ठीक है। अगर बहुत बेहतर है वैसे कि अगर मैं आपको इस क्वेश्चन से करा दूं, यहाँ पे नीचे कुछ चार एंट्रीज छोटी छोटी सी दी हुई हैं। ये अगर आप देखें ना, सितंबर 1 सितंबर 7 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 7, इससे करा दूंगा तो बहुत ज़्यादा समझ आएगा आपको। परचेस्ड 10 रीजेंट। एक मिनट में इसको थोड़ा सा और विजिबल कर लूं। जी, आपके पास इसमें परचेज 10 रीजेंट 21 इंच कंप्यूटर मॉनिटर्स ऑन अकाउंट फ्रॉम उकावा कंपनी लिमिटेड। आपने 10 मॉनिटर्स खरीदे, और एक मॉनिटर आपका है 600 का। इसका मतलब है कि आपने कितने के मॉनिटर खरीदे होंगे? $6,000 के आपने मॉनिटर्स खरीदे हैं, 10 मॉनिटर्स। ठीक है, और पैसे आपने उसके नहीं दिए, तो 6,000 मॉनिटर अकाउंट पेबल हैं आपके। ठीक है, डेबिट इन्वेंट्री और क्रेडिट अकाउंट पेबल। अगर हम इसको पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते तो फिर कैसे करते? बिल्कुल ऐसे ही करते जिस तरह ये वाली की है। हम यहाँ भी आराम से 6,000 लिखते, डेबिट परचेज और क्रेडिट अकाउंट पेबल। ठीक है। फर्क सिर्फ वही वाला है कि डेबिट इन्वेंट्री है आपका परपेचुअल सिस्टम में, और जो पीरियोडिक सिस्टम है उसमें डेबिट परचेज है। ठीक है। चलो, जब आप अब दूसरी एंट्री पढ़ें, वो सेल की है। सोल्ड 2 मॉनिटर्स ऑन अकाउंट टू RJ ट्रेवल एजेंसी। अच्छा, ये ऊपर भी कोई थी, ऊपर आपकी ओकावा होलसेल थी, इसका मतलब अकाउंट पेबल आपके ओकावा थे। ओकावा होलसेल। ठीक है, वहां पे भी ये लिखेंगे, इधर भी ओकावा होलसेल। अच्छा, दूसरी एंट्री देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है सोल्ड 2 मॉनिटर्स ऑन अकाउंट टू RJ ट्रेवल एजेंसी। आपने 2 मॉनिटर्स जो हैं वो देखो, आपने खरीदे कितने थे? खरीदे थे आपने 10 खरीदे थे। ठीक है, यहाँ मैंने गलती से डॉलर का साइन लगा दिया। आपने 10 मॉनिटर खरीदे थे, एक मॉनिटर $600 का था, तो डॉलर का साइन यहाँ आना था। तो 10 में से आपने दो जो हैं वो मॉनिटर बेच दिए हैं। 2 मॉनिटर आपने बेच दिए हैं। तो सेल किया आपने? जी बिल्कुल सेल की है। कितने मॉनिटर बेचे हैं? 2 बेचे हैं। और एक मॉनिटर कितने का बेचा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मॉनिटर आपने 1,000 का बेचा है। ठीक है, 1,000 का एक मॉनिटर था, तो दो कितने के हो गए? 2,000 के हो गए। ठीक है, तो सेल आपकी 2,000 की हो गई, और आपने उधार पे की है, ऑन अकाउंट की है, RJ ट्रेवल्स को बेचा है आपने। तो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल RJ ट्रेवल्स। ठीक है, तो ये बस इसी तरह इसकी एंट्री होनी थी डबल, यहाँ पे आप 2,000 इधर भी लिख लें। अच्छा, नहीं, अभी पूरी नहीं हुई इसकी एंट्री। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक के लिहाज से भी करें तो यही सेम एंट्री डलेगी, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, समझ आ जाएगी आप लोगों को, उम्मीद है। और क्रेडिट सेल 2,000 की। ठीक है। अच्छा, आगे देखिएगा। पीरियोडिक के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें इन्वेंट्री बहुत बड़ी होती है तो कंट्रोल नहीं हो पाती, इसीलिए तो जैसी कोई इन्वेंट्री आएगी तो आपको रिकॉर्ड करनी है, और जब जाएगी, जैसे यहाँ पे जा रही है, सेल हो रही है ना, तो जिसका मतलब गोदाम से भी निकल के जा रही है, जैसी इन्वेंट्री जाएगी तो साथ ही बुक से भी निकाल देनी है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं बुक से। देखिए, हमने दो प्रोडक्ट्स बेचे हैं ना, हमने दो जो मॉनिटर्स बेचे हैं, इसका मतलब यह है कि दो सेल आपने 2 मॉनिटर्स की है।
तो मुझे इन्वेंट्री से भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 मीटर अब इन्वेंट्री में तो नहीं ना रहे। ये 2 मीटर अब इन्वेंट्री में नहीं रहे। ठीक है। 2 मॉनिटर्स, कितने का था एक मॉनिटर? 600 का था। तो 1200 के 2 मॉनिटर आपके इन्वेंट्री से भी हमें निकालने पड़ेंगे, क्रेडिट करके इन्वेंट्री से निकाल दिया। जब इन्वेंट्री आती है तो डेबिट होती है, जब इन्वेंट्री जाती है तो क्रेडिट होती है। अच्छा, ये इन्वेंट्री हमारा एसेट था, इससे हमने इकोनॉमिक बेनिफिट उठा लिया, हमने चीज़ बेच दी। तो इकोनॉमिक बेनिफिट जब अवेल कर लो तो क्या बन जाता है? वो एक्सपेंस बन जाता है। तो एक्सपेंस बन गया। एक्सपेंस बना लो, एक्सपेंस डेबिट होता है बढ़ने से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका एक्सपेंस होता है, सबसे ज़रूरी एक्सपेंस होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो इन्वेंट्री आपकी 1200 की है, जो आपने 2000 की बेची है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 1200 का है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये तो आपका प्रिपेचुअल सिस्टम था ना, देखो आपने साथ ही आपको ये इन्वेंट्री निकालनी भी पड़ी है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में हम सिर्फ एक यही एंट्री करेंगे, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल, 2000 और 2000 की। हम इस पे फॉरेन इन्वेंट्री को निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे? हम ईयर एंड पे निकालेंगे इसको, ईयर एंड पे हम रिकन्सिलेशन एंट्रीज करेंगे कुछ, उसमें हम निकालेंगे। ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। अच्छा, अब ये थर्ड और फोर्थ एंट्री हमने, पहली दो तो हमने कर ली थी, थर्ड और फोर्थ हमने नहीं की। थर्ड और फोर्थ में नहीं कराऊंगा आपको इसमें, इसकी रीज़न ये है कि थर्ड एंट्री में आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। थर्ड एंट्री में ये है कि आपका जो, ये देखिए, जो आपका अकाउंट पेबल बना था फर्स्ट एंट्री में, जो यहाँ पे था, थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा इसको। ये जो आपका यहाँ पे अकाउंट पेबल बना था ओकावा, ठीक है, ये इसको आपने पेमेंट कर दी है बस। तो ये पुरानी पुरानी एंट्रीज है, जब आपको कराता रहा हूँ मैं काफ़ी पहले भी। ठीक है। आप इसको डेबिट करेंगे अकाउंट पेबल को, क्रेडिट कर देंगे कैश। और जो इन एंट्री टू में आपका अकाउंट रिसीवेबल बना है, तो आपने जब इससे पैसे ले लेने हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आप डेबिट कैश करोगे और क्रेडिट अकाउंट पेबल करोगे। ठीक है। वो यहाँ पे नीचे हुए भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, जब आपने पैसे पे कर दिए हैं तो अकाउंट पेबल को, तो अकाउंट पेबल डेबिट हो गया उकावा, और क्रेडिट कैश हो गया। और जब आपने पैसे ले लिए अकाउंट रिसीवेबल आरजे से, तो डेबिट कैश हुआ और क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल हुआ। थर्ड और फोर्थ आपकी ये थी। ठीक है। अच्छा, एक बात और, कि आप करते क्या हैं, आप फिजिकल इन्वेंट्री को भी काउंट करते हैं जब आपका पीरियड एंड होता है ना। चाहे आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करें, चाहे आप जो है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करें, एट द एंड जब आपका साल ख़त्म होता है तो आपको फिजिकल इन्वेंट्री भी काउंट करनी होती है। क्योंकि देखो ना, इट मेक सेंस कि आपकी बुक्स में जितनी मर्जी आपने रिकॉर्डिंग की हुई है, रियल इन्वेंट्री भी तो चेक रखनी चाहिए ना, कि जो बुक्स में है और वो दोनों टैली भी तो करें, आपस में मिले भी तो सही। ऐसा ना हो कि एक तरफ ज़्यादा हो एक तरफ कम हो। तो जब आप काउंटिंग करते हैं, फिजिकल काउंटिंग करते हैं साल के एंड पे, तो क्या होता है उससे? अक्सर जब आप ईयर एंड पे रीकाउंटिंग करते हैं, तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो कम आती है। ठीक है। इन्वेंट्री, ठीक है, ईयर एंड काउंटिंग जब आप करते हैं, रीकाउंटिंग करते हैं, तो इन्वेंट्री आपके जो है वो मुख्तलिफ नेचर की होती है, आपको पता है। इन्वेंट्री पड़े पड़े श्रिंक भी हो जाती है बाज़ औक़ात, इवेपोरेट हो जाती है। कोई उसमें आपका वो जो है वो लकड़ी है, तो उसमें कुछ दीमक शीमक लग जाती है, तो श्रिंक हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है। ठीक है। तो इन्वेंट्री इससे भी कम हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि एम्प्लॉयज़ अगर
जो है वो बिल्कुल फेयर ना रहें, तो एम्प्लॉय थेफ्ट भी एक रीज़न हो सकती है कि वो इन्वेंट्री को चोरी कर लें, एम्प्लॉय थेफ्ट। तो तीसरी वजह हो सकती है शॉप लिफ्टिंग, मतलब ये कि जो ग्राहक आते हैं वो सही लोग ना हो, वो चीज़ें उठा के ऐसे ही ले जाएं और बिल ना पे करें उसका। तो वो भी एक शॉप लिफ्टिंग भी एक तरीके, एक जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री कम हो सकती है। जब आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है तो ऑब्वियसली आपको बुक, आप काउंट करते हैं, आपको पता चलता है जी कि मेरी 1000 इन्वेंट्री बुक्स में थी, लेकिन जब मैंने काउंट की तो पता चला कि 990 है। इसका मतलब है कि 10 की इन्वेंट्री आपकी कम हो गई है। तो कैसे कम करोगे फिर आप? क्रेडिट करोगे इन्वेंट्री को 10 से, और डेबिट क्या करोगे? इस इन्वेंट्री को जो 10 थी, वो अब आप इससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हो? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, तो इसका मतलब इसको एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। तो ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगी ईयर एंड पे, 10 और 10, ठीक है। तो देखो ये सेम एंट्री है जो हमने ऊपर की थी, बिल्कुल वैसी ही है। जब आपने चीज़ बेची थी ना, तो साथ आपको ये एंट्री भी करनी पड़ी थी, ये वाली, ये बिल्कुल सेम एंट्री है। डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्रेडिट इन्वेंट्री। तो जब आप ईयर एंड पे फिजिकल काउंटिंग भी रिकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें भी जब इन्वेंट्री कम आ रही होती है तो आप यही करते हैं, डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्रेडिट इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा जी, तो ये पार्ट 1 है अभी आपका चैप्टर 6 का। तो पार्ट 2 के अंदर अब मैं ये आपको ये बताऊंगा कि हम ये जो ऊपर हमने पीरियोडिक वाला सिस्टम भी किया है, पीरियोडिक सिस्टम में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? पीरियोडिक सिस्टम में हमने ये पढ़ा है कि जब आप इन्वेंट्री को खरीदते हैं, इन करते हैं, तो आप डेबिट परचेज करते हैं, कंट्रोल अकाउंट यूज करते हैं, और क्रेडिट करते हैं अकाउंट पेबल, ठीक है। और जब आप बेचते हैं उसको, तो आप सिंपल एंट्री करते हैं बेचने वाली, कि क्रेडिट सेल कर देते हैं और डेबिट अकाउंट रिसीवेबल कर देते हैं 2000 2000 से, ठीक है। लेकिन आप इन्वेंट्री को निकालने वाली एंट्री नहीं करते, जैसे हमने परपेचुअल में की थी। हमने यहाँ पे तो इन्वेंट्री को निकाल भी दिया था कि डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्रेडिट इन्वेंट्री। हम पीरियोडिक में ये वाली चीज़ नहीं करते, इन्वेंट्री को निकाल नहीं देते, हम ईयर एंड पे निकालेंगे, ठीक है। और ईयर एंड पे जो रिकंसाइलिंग एंट्रीज होंगी वो मैं पार्ट 2 में आपके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज।